Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ साथ उपचुनावों का भी परिणाम आ चुके हैं। जिस तरीके से झारखंड में हेमंत सोरेन की जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने वापसी की है, उससे भाजपा को तो इससे सदमा लगा ही है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जिस तरीके से भाजपा ने यानी महायुति गठबंधन ने जीत हासिल की है, उससे साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिली है, वहीं कांग्रेस को भी भारी झटका लगा है। ऐसा लगता है कि भाजपा यानी महायुति के नेताओं ने इस तरीके के काम किए जिससे कि जनता को उन पर पूरा विश्वास हो गया। हाल के दिनों में जिस तरीके से अडानी कांड का खुलासा हुआ, उसका भी उस पर जनता पे कोई असर नहीं दिखा। इसके पीछे सिर्फ एक चीज़ ही सामने नज़र आ रही है, वो लोकप्रिय योजना लाडली बहना, जिसका उपयोग उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना के स्कीम को 5 महीने पहले लॉन्च करके जिस तरीके से जनता को अपने पक्ष में कर लिया और वहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बन गई। ये बात दूसरी है कि शिवराज सिंह के जादू का जिस तरीके से प्रभाव हुआ, वहाँ भाजपा नेतृत्व ने उनको वहाँ से हटा दिया। उनकी जगह पर मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। ऐसा कई जगह छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ऐसा ही प्रयोग भाजपा ने किया। राजस्थान में तो 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को नकारते हुए उन्होंने आरएसएस के वर्कर और पहली बार चुनकर आए विधायक भजन लाल शर्मा को प्रदेश की कमान सौंप दी। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी वहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह को, जो कि 3 बार के वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको भी नकारते हुए उनकी जगह एक अनजान से विधायक को, बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है वो, उनको विष्णुदेव को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे सभी हैरत में हैं। इसी लाडली बहना का जो महाराष्ट्र में 4 महीने पहले लॉन्च वहाँ की सरकार ने योजना की, उससे भारत बहुत अच्छी तरीके से लगभग 50 लाख महिला वोटर्स उनमें प्रभावित हुई और पहली बार कुछ लोगों ने, जो कि पहली बार चुनाव दे रही थी महिलाएं, उनको इस योजना ने काफ़ी प्रभावित किया और इसका काफ़ी लाभ महायुति को मिलता दिखा। जिस तरीके से प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिख रहा है लोगों का, यानी 40-50 हज़ार करोड़ का जो ठेकेदारों का काम का पैसा अभी पेंडिंग पड़ा है, उसके प्रति सरकार सिर्फ उदासीन नहीं है, बल्कि उसे किसी न किसी तरीके से प्रदेश में एक बार फिर से महायुति की सरकार बनाना महत्वपूर्ण दिख रहा है। आश्चर्य की बात है कि जिस तरीके के परिणाम 23 और 24 को आए, उसको देखकर देश की विपक्षी दल इस बात पर सहमत नहीं है कि ईवीएम और चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराए हैं। कांग्रेस समेत सभी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने ईवीएम पर शक जाहिर किया है। आश्चर्य की बात यह है कि एक गांव में जहां पर कांग्रेस का सांसद अभी 4 महीने पहले चुना गया, वहां की सभी विधानसभा सीट पर कांग्रेस हार गई। यानी कि एक गांव में कांग्रेस के प्रत्याशी को 0 वोट मिला। लोग हैरानी की बात
हैरान हो रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ पर कांग्रेस का सांसद जीता वहाँ 0 वोट, यानी एक भी वोट नहीं मिला, और स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया। इस तरीके के कई मुद्दे कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश और पवन खेड़ा लगा रहे हैं। यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं ईवीएम और चुनाव आयोग पर कि धोखाधड़ी की गई है। यहाँ तक कि शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने साफ कह दिया कि ईवीएम और चुनाव आयोग ने सरकार को जिताने का पूरा सहयोग किया है और विपक्ष को कुचलने की पूरी राजनीति की है। हैरानी की बात यह है कि शरद पवार जैसे नेता, उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा। यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसको भी काफ़ी कम सीटों से संतुष्टि करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि महाविकास अघाड़ी के सभी नेताओं को परिणाम से काफ़ी धक्का लगा है। अगर आपको इस बात को समझना है तो इन नेताओं के भाषणों को जरूर सुनिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जोहार साथियों, आपको याद होगा लंबे समय से हम एक आवाज उठा रहे हैं कि ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर वापस आना चाहिए। ईवीएम पर देश के 75% से अधिक लोगों का भरोसा नहीं है, और वो भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से ईवीएम का विरोध कर रही थी, जब से 10 साल से सत्ता में है, 11वीं साल चल रही है, तब से वो एकदम से ईवीएम की समर्थक बन गई है। जब देश के लोगों को ईवीएम पे भरोसा ही नहीं है, वो बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, तो फिर बीजेपी को दिक्कत क्या है? इलेक्शन कमीशन को क्या दिक्कत है? मैं धन्यवाद करूंगा अखिलेश यादव जी का और तमाम विपक्ष के नेताओं का, जिन्होंने ईवीएम को हटाने की आवाज आज संसद में बुलंद की। दुनिया भर की खूब काम किया जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल हैं, हम तो ईवीएम नहीं उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में चलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। तब भी जब मैंने कोर्ट में केस डाली तो हाई कोर्ट ने पूछा मुझसे, कोई ऐसा आप सुझाव दे सकते हैं कि मशीन का भी उपयोग हो और धांधली भी ना हो? तो मैंने उनको कहा कि जैसे एटीएम मशीन में आप, इस पे सवाल हम जीते या हारें, चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए, एक पेपर एक राज्य में हमें बता दीजिए पिछले 10 साल में जो लीक नहीं हुआ हो। इसलिए जब हम बार बार चुनावी प्रक्रिया की बातें करते हैं, चुनाव ईवीएम्स की पारदर्शिता की बात करते हैं, 99% बैटरीज की बात करते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए ये बात करते हैं। आप झारखंड का नतीजा दिखा दिखाकर हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? मतलब अभी में गड़बड़ है? अरे भाई ठहरो, पूरे नतीजे गड़बड़ आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सी है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये लोग लूटने वाले लोग हैं।
इनके लिए लोग कोई मायने नहीं रखते, लोग मायने नहीं रखते। इन्होंने तंत्र से समर्थन लिया और तंत्र से ही अन्याय कर रहे हैं। उनका सीधा साधा फार्मूला है, पहले वो अन्याय करते हैं, अगर आप अन्याय का विरोध करोगे तो आप उन्हीं के अधिकारी आपके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज करा देंगे। झारखंड में भाजपा को दूसरी बार झटका लगा है। यानी इससे पहले जब हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार झारखंड में 2019 में बनी, तब से भाजपा में बड़ी बेचैनी देखी जा रही थी। वो किसी ना किसी तरीके से यानी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर झारखंड में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे नेताओं को अपने साथ में करने की कोशिश की जो विपक्ष में थे, यानी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी के साथ साथ अर्जुन मुंडा जैसे नेता थे, जो कि कभी भाजपा में रहे और बाद में आकर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। इस बावजूद इसके कि भाजपा को झारखंड में मुँह की खानी पड़ी। यहाँ तक कि भाजपा ने अपनी जीत के लिए मधु कोंडा जैसे पूर्व मुख्यमंत्री को भी अपने साथ में लिया, उनकी पत्नी को भी अपनी पार्टी में शामिल करते हुए जीत के लिए उन्होंने हर हथकंडा अपनाया। मधु कोंडा एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो कि निर्दलीय होते हुए भी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, और भाजपा ने ही, आपको याद दिला देते हैं कि मधु कोंडा की जो राजनीतिक सफ़र की शुरुआत भाजपा से ही हुई थी और बाद में वो निर्दलीय चुनाव लड़कर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बन गए। भाजपा ने उनके खिलाफ में 4000 करोड़ के कोयले घोटाले का आरोप लगाया था और इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोंडा को जेल भी हुई थी। इसके चलते उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उनकी पत्नी जो कि गीता कोंडा कांग्रेस के टिकट पर सांसद थी, वो इस्तीफा देकर पिछले चुनाव के दौरान वो भाजपा में शामिल होती हैं और ये सोचकर कि भाजपा के टिकट पर वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, सांसद बन सकती हैं। लेकिन जनता ने उनके चाल चरित्र और चेहरे को समझते हुए इस बार भी सांसद बनने नहीं दिया और विधानसभा चुनाव में भी उनको करारी हार का मुंह देखना पड़ा। इस बात से साफ हो गया कि भाजपा जीत के लिए किसी भी सिद्धांत से समझौता कर सकती है। यानी दूसरी पार्टी में रहते हैं लोग तो वो भ्रष्ट कहलाते हैं, लेकिन जैसे ही भाजपा में शामिल होते हैं वैसे ही वो सदाचारी हो जाते हैं, अपराध मुक्त हो जाते हैं, भ्रष्टाचार से उनको छुट्टी मिल जाती है। यानी उनके खिलाफ में जो भी मुकदमे चल रहे होते हैं उनकी स्पीड कम हो जाती है या उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इस तरीके के बहुत सारे नमूने हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में अजीत पवार, इनके ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला खुद प्रधानमंत्री ने लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहा था जो हमारी सरकार आएगी तो ये जेल में चक्की पीसेंगे, लेकिन आज वो प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में उनके साथ में हैं और फाइनेंस जैसा डिपार्टमेंट उनको दिया गया है। इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा में शामिल होने के बाद वॉशिंग मशीन की तरह मोदी वॉशिंग पाउडर को इस्तेमाल कर उन सभी दागियों को बेदाग साबित कर दिया जाता है।